दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कस्टडी ऑफ चिल्ड्रन के बारे में। बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है और हिंदू मैरिज एक्ट में ये बताया गया है कि जो बच्चों की कस्टडी होगी उनकी मेंटेनेंस, उनकी एजुकेशन के लिए कैसे जो है कोर्ट जो है डिसाइड कर सकती है ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ एनी पिटिशन। डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी कैसे हो सकती है, दो हस्बैंड और वाइफ दोनों के बीच में मान लीजिए लिटिगेशन चल रही है डिवोर्स को लेके और दोनों के पास कोई जॉइंट प्रॉपर्टी थी, उसको कैसे डिस्पोज ऑफ कर सकता है कोर्ट, इसके बारे में प्रोविज़न देखेंगे। अपील के बारे में देखेंगे कि कोई अगर डिक्री पास की जाती है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के द्वारा, उसकी अपील कहाँ लाई करेगी और अगर वो डिक्री है या कोई ऑर्डर है उसका इन्फोर्समेंट कैसे हो सकता है। तो ये सेक्शन 26 से 30 तक हम हिंदू मैरिज एक्ट का यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आइए डायरेक्ट हम बेर एक्ट पे चलते हैं। सेक्शन 26 हमें बताता है कस्टडी ऑफ चिल्ड्रन के बारे में कि बच्चों की कस्टडी का क्या प्रोविज़न है इसमें। तो इसमें बताया इन एनी प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट, कोई भी अगर प्रोसीडिंग चल रही है इस एक्ट के अंडर, द कोर्ट मे फ्रॉम टाइम टू टाइम पास सच इंटरिम ऑर्डर्स। तो कोर्ट जो है जब वो जैसे प्रोसीडिंग चल रही है तो एज़ पर द रिक्वायरमेंट इंटरिम ऑर्डर्स जो है, इंटरिम ऑर्डर्स का मतलब होता है ड्यूरिंग द पेंडेंसी, फाइनल ऑर्डर नहीं हुआ बट प्रोसीडिंग जैसे कई बार टाइम लग जाता है तो उनमें उन प्रोसीडिंग्स के चलते हुए जो ऑर्डर्स पास किए जाते हैं उनको इंटरिम ऑर्डर्स बोला जाता है। तो टाइम टू टाइम जो है कोर्ट जो है इंटरिम ऑर्डर पास कर सकता है और उसमें कुछ प्रोविजंस बना सकता है एंड मेक सच प्रोविजंस इन द डिक्री एज इट मे डीम जस्ट एंड प्रॉपर विद रिस्पेक्ट टू कस्टडी। बच्चों की कस्टडी से रिलेटेड भी डिग्री में कुछ प्रोविज़न दिया जा सकता है। मेंटेनेंस को लेके भी डिक्री में बताया जा सकता है कि मेंटेनेंस कैसे होगी, या फिर एजुकेशन के बारे में भी बताया जा सकता है। तो कस्टडी, मेंटेनेंस एंड एजुकेशन ऑफ माइनर चिल्ड्रन, ठीक है, इन तीनों चीज़ों के बारे में माइनर चिल्ड्रन को लेके इंटरिम ऑर्डर भी और डिक्री में भी कुछ ऐसे प्रोविजन बनाए जा सकते हैं जो कोर्ट को ठीक लगते हैं, कंसिस्टेंटली विद देयर विशेस वेयर एवर पॉसिबल। जहाँ पे भी बच्चों की मर्जी जानी जा सकती है वहाँ पर भी उनकी मर्जी के हिसाब से। एंड मे आफ्टर द डिक्री अपॉन एप्लीकेशन बाय पिटिशन फॉर द पर्पस फ्रॉम टाइम टू टाइम ऑल सच ऑर्डर्स एंड प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू कस्टडी, मेंटेनेंस एंड एजुकेशन। जो डिक्री होने के बाद भी अगर किसी को लगता है कोई एप्लीकेशन के द्वारा कुछ चेंज करवाना है कुछ भी, तो भी कोर्ट जो है कुछ इस तरह के ऑर्डर्स पास कर सकती है जो बच्चों के फेवर में हो, कस्टडी को लेके, मेंटेनेंस, एजुकेशन के, राइट। तो बच्चों की विशेस के अकॉर्डिंग जितना भी हो सके वो उसको रिवोक करना, सस्पेंड करना, वेरी करना, किसी भी तरह के ऑर्डर को किया जा सकता है। तो बच्चों को एक तरह से बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है। उनकी विशेस के अकॉर्डिंग कोई भी एप्लीकेशन अगर फाइल की जाती है तो उनकी कस्टडी, मेंटेनेंस और एजुकेशन के लिए कोर्ट जो है इंटरिम ऑर्डर्स पास कर सकती है, ठीक है। इसमें प्रोवाइजो क्या है, प्रोवाइडेड द एप्लीकेशन विद रिस्पेक्ट टू मेंटेनेंस एंड एजुकेशन ऑफ द माइनर चिल्ड्रन pending the proceeding for obtaining such decree shall as far as possible be disposed of in 60 days। मीन्स 60 दिनों में कोशिश की जाएगी कि वो 60 दिनों में वो एप्लीकेशन जो है डिस्पोज ऑफ की जाए, क्योंकि अदरवाइज़ अगर ज़्यादा टाइम लग गया तो हो सकता है वहाँ पर बच्चों के इफेक्ट या जो भी राइट्स हैं उनके अगेंस्ट वो चीज़ें होने लग जाएं। तो उनके राइट्स को सिक्योर करने के लिए 60 डेज़ का यहाँ पर प्रोविज़न है फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस ऑन द रिस्पोंडेंट। जब भी रिस्पोंडेंट को नोटिस मिल जाएगा उसके 60 दिन के अंदर एप्लीकेशन को डिस्पोज ऑफ किया जाएगा। सेक्शन 27 बता रहा है डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी। कह रहा है कि अगर कोई भी प्रोसीडिंग चल रही है एक्ट में और द कोर्ट मे मेक सच प्रोविजंस इन द डिक्री एज इट डीम्स जस्ट एंड प्रॉपर विद रिस्पेक्ट टू एनी प्रॉपर्टी प्रेजेंटेड एट और अबाउट द टाइम ऑफ मैरिज विच मे बिलोंग जॉइंटली टू बोथ हस्बैंड एंड द वाइफ। तो कोई भी प्रॉपर्टी उनको जब शादी के वक्त दी गई थी जॉइंटली अगर उनके पास है तो उनको कैसे डिस्पोजल उसका करना है उसके बारे में भी कोर्ट को जो ठीक लगेगा उस तरह का कोई प्रोविज़न वो डिक्री में दे सकता है। तो सेक्शन 27 है डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी को लेके। सेक्शन 28 इंपॉर्टेंट आ जाता है अपील्स का है, क्योंकि ये जो भी ऑर्डर या डिक्री पास करता है कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उसकी अपील कहाँ लाई करेगी। तो सबसेक्शन 1 बोलता है कि जो भी डिक्री होगी मेड बाय द कोर्ट इन एनी प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट शेल टू द प्रोविजन सबसेक्शन 3 सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 3 अपीलेबल होगी। वो जितनी भी डिक्री होगी वो अपीलेबल होगी एज डिक्रीज ऑफ द कोर्ट मेड इन द एक्सरसाइज ऑफ इट्स ओरिजिनल सिविल जुरिसडिक्शन। तो वो सारी की सारी अपीलेबल होंगी जैसा कि वो कोर्ट जो है अपनी ओरिजिनल सिविल जुरिसडिक्शन में कोई डिक्री पास करता है उसकी जहाँ अपील लाई करेगी वैसे ही अपील यहाँ पर इस एक्ट में अगर कोई डिक्री पास होती है सेम उसी वे में जो अपील है वो लाई करेगी। और जहाँ पर नॉर्मली सीपीसी के अकॉर्डिंग
सिविल जुरिस्डिक्शन का मतलब क्या हुआ कि जो सिविल प्रोसीजर कोड के अंडर केसेस चलते हैं उनमें जो भी डिक्री पास होती है, जैसे उनकी अपील लाई करती है, जहाँ पर लाई करती है वहीं पर इस एक्ट के अंदर अगर पिटीशन में कोई डिक्री पास हुई है वहाँ पर इसकी अपील लाई करेगी। जैसे कि यहाँ पर अगर ये डिस्ट्रिक्ट जज के पास सुनवाई हो रही है जैसे डिवोर्स केस की, तो अगर उसकी डिक्री की अपील करनी है तो वो हाई कोर्ट में ही जाएगी। ठीक है, तो जैसे वो ओरिजिनल सिविल जुरिस्डिक्शन का कोर्ट है जहाँ पर उसके किसी भी डिक्री की अपील होगी, वहीं पर हिंदू मैरिज एक्ट की पिटीशन की भी अपील लाई करेगी। ठीक है, तो सिंपल इसमें ये है और कुछ नहीं इसमें मेंशन किया हुआ। इसमें कहीं ये नहीं लिखा कि हाई कोर्ट में जाएगा, इसमें ये बोला है कि जहाँ सिविल कोर्ट की अपील जाती है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से कोई अगर डिक्री पास होती है, वहीं पर हिंदू मैरिज एक्ट की पिटीशन की भी अपील जाएगी। सबसेक्शन 2 क्या बोलता है? ऑर्डर्स के बारे में। ऑर्डर्स मेड बाय कोर्ट इन एनी प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट अंडर सेक्शन 25 और 26 शेल सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 3 बी अपीलेबल। कहता है 25 और 26 में भी अगर कोई ऑर्डर आता है, ठीक है, वो भी अपीलेबल होगा। बी अपीलेबल इफ दे आर नॉट इंटरिम ऑर्डर्स एंड एवरी सच अपील शेल लाई टू द कोर्ट टू विच अपील ऑर्डिनरली लाई फ्रॉम द डिसीजन ऑफ द कोर्ट गिवन इन द एक्सरसाइज ऑफ इट्स ओरिजिनल सिविल जुरिस्डिक्शन। इसका भी यही मतलब हुआ, अगर वो इंटरिम ऑर्डर नहीं है, ऑर्डर सेक्शन 25 और 26 में हुआ है, वो भी अपीलेबल होगा और उसी तरह से होगा जैसे कि बाकी कोई भी डिक्री उस कोर्ट के द्वारा पास की जाती है। ठीक है, सबसेक्शन 3 बोलता है कि कोई भी अपील लाई नहीं करेगी इस सेक्शन में जहां पर सिर्फ कॉस्ट की लड़ाई हो रही है। ठीक है, तो कोई और ठोस बात है तो वो अपील लाई करेगी, सब्जेक्ट ऑफ कॉस्ट के ऊपर नहीं। कई बार क्या होता है, कॉस्ट के ऊपर लड़ाई होती है कि इतनी कॉस्ट नहीं पे करेगा कोई, इतनी कोई कॉस्ट लग जाती है अगर कोर्ट की तरफ से, उसके ऊपर कोई भी अपील लाई नहीं करेगी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको समझ आना चाहिए कि हाँ, अपील जो है सब्जेक्ट ऑफ कॉस्ट के ऊपर, सिर्फ इसके ऊपर लाई नहीं करती। सबसेक्शन 4 बोल रहा है कि एवरी अपील अंडर दिस सेक्शन शेल बी प्रेफर्ड विद इन पीरियड ऑफ 90 डेज। ये इंपॉर्टेंट है, फैक्ट्स है, फैक्चुअल है बिल्कुल। 90 दिन 90 डेज में अपील का आपको टाइम मिलेगा। ठीक है, फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर और डिक्री, चाहे ऑर्डर है चाहे डिक्री है, 90 दिन का टाइम है, 90 दिन तक अपील फाइल की जा सकती है। 28A ये एनफोर्समेंट को लेके है। कोई मान लो ऑर्डर आ गया, डिक्री आ गई, कुछ भी आ गया, तो उसकी एनफोर्समेंट कैसे होगी? मान लीजिए उसने कोर्ट ने बोला हस्बैंड को कि आपको 2000 रुपये महीने के हिसाब से वाइफ को पे करना है मेंटेनेंस पेनेंटेलाइट। अब हस्बैंड पे नहीं कर रहा, तो उसका एनफोर्समेंट कैसे होगा? तो ये बोला कि यहाँ पर जितनी भी डिक्री या ऑर्डर पास हुए हैं उनको एनफोर्स करने का तरीका वही है जो एक सिविल जुरिस्डिक्शन वाले कोर्ट का रहेगा। तो जैसे सिविल लॉ में हमारे को मेंशन किया हुआ है कैसे एनफोर्समेंट होगी वहाँ पर ऑर्डर और डिक्री की, वही प्रोसीजर जो है यहाँ पर हिंदू मैरिज एक्ट में भी फॉलो होगा। जैसे अपील का बताया कि जैसे अपील वहाँ लाई करेगी सिविल प्रोसीजर कोड में, वैसे ही हिंदू मैरिज एक्ट में भी, और इसी तरह एनफोर्समेंट भी सेम है। सेक्शन 29 सेविंग्स एंड रिपील्स। ठीक है, ये लास्ट पार्ट आ गया हमारा इसका हिंदू मैरिज एक्ट का, सेक्शन 29 और 30 जो रिपील हो चुका है पहले ही, तो ये लास्ट सेक्शन 30 है जो कि रिपील हो चुका है। तो इनडायरेक्टली अगर देखें 29 इज़ द लास्ट सेक्शन। तो सेविंग्स हैं ये। सेविंग्स मतलब जब ये एक्ट आया था किन किन चीज़ को बचाया गया था। तो पहला सबसेक्शन बोलता है अ मैरिज सोलमनाइज्ड बिटवीन हिंदूज बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। दो हिंदूज के बीच में जब मैरिज हुई इस एक्ट की कमेंसमेंट के पहले, जो कि वैसे वैलिड थी, उसको ये नहीं बोलेंगे कि अब वो इनवैलिड होगी। मान लो यहाँ पर कोई भी प्रोविज़न ऐसा बन गया जिसकी वजह से वो इनवैलिड है, तो कहते हैं इनवैलिड नहीं होगी। अगर इस एक्ट के आने से पहले वो मैरिज वैलिड थी तो आगे भी रहेगी। ठीक है, ये नहीं है कि हाँ वो बिलोंग सेम गोत्र या प्रवरा को बिलोंग करते हैं या डिफरेंट रिलीजन में हैं या सेम कास्ट में, कुछ भी ऐसा नहीं होगा। जो पहले वैलिड थी वो अभी भी वैलिड होगी। सबसेक्शन 1 ये बोलता है। सबसेक्शन 2 बोलता है नथिंग कंटेंट इन दिस एक्ट शैल बी डीम टू इफेक्ट एनी राइट रिकॉग्नाइज्ड बाय कस्टम और कन्फर्ड बाय एनी स्पेशल इनेक्टमेंट टू ऑब्टेन द डिसोल्यूशन ऑफ हिंदू मैरिज। कोई भी कस्टम या कोई ऐसी स्पेशल इनेक्टमेंट है जहाँ पर हिंदू मैरिज को डिसॉल्व किया जाता है, तो ये एक्ट जो है उसको कहीं पर भी एक तरह से इफेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो ये बोला नथिंग कंटेंट इन दिस एक्ट शैल डीम टू इफेक्ट एनी राइट। उसके किसी भी राइट को, उस कस्टम के किसी भी राइट को इफेक्ट नहीं करेगा जहाँ पर हिंदू मैरिज को डिसॉल्व किया जा रहा है, चाहे वो शादी जो है पहले हुई हो इस एक्ट के या बाद में हुई हो। तो डिसोल्यूशन से रिलेटेड है ये, आपको ये समझना है, बस याद रखना है।
और कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा इस एक्ट का उस कस्टम के ऊपर। सबसेक्शन 3 क्या बोलता है? नथिंग कंटेंट इन दिस एक्ट शैल अफेक्ट एनी प्रोसीडिंग, कोई भी प्रोसीडिंग अंडर एनी लॉ, जो भी प्रोसीडिंग कहता है कोई भी प्रोसीडिंग किसी भी लॉ में फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स फॉर डिक्लेयरिंग एनी मैरिज टू बी नल एंड वॉइड और फॉर एनलिंग और डिसॉल्विंग एनी मैरिज और फॉर जुडिशियल सेपरेशन पेंडिंग एट द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। जब ये एक्ट आया उस वक्त मान लो कोई प्रोसीडिंग चल रही थी नल एंड वॉइड के लिए, एनलमेंट के लिए या फिर जुडिशियल सेपरेशन के लिए, मैरिज को डिसॉल्व करने के लिए, उस वक्त जब ये एक्ट आया अगर वो कोई प्रोसीडिंग ऐसी है तो वो एज इट इज़ चलती रहेगी। प्रोसीडिंग मे बी कंटिन्यूड एंड डिटर्मिन्ड एज इफ दिस एक्ट हैज़ नॉट बीन पास्ड। ठीक है, उसको ऐसा सोचना है कि वो चलती रहेगी और ये एक्ट पास ही नहीं हुआ उसके हिसाब से अपने जो भी लॉ है उसके हिसाब से वो चलती रहेगी, मतलब उसको ये इफ़ेक्ट नहीं करेगा। सबसेक्शन 4 क्या बोलता है कि नथिंग कंटेन्ड इन दिस एक्ट शैल बी डीम्ड टू अफेक्ट द प्रोविजंस कंटेन्ड इन द स्पेशल मैरिज एक्ट with respect to marriage between Hindu solemnized under that act whether before or after the commencement of this act। मीन स्पेशल मैरिज एक्ट में अगर कोई शादी हुई है इस एक्ट के आने से पहले या इस एक्ट के आने के बाद, कहीं पर ये एक्ट उसको इफ़ेक्ट नहीं करेगा। मतलब सिंपल ये है सेविंग्स वाले क्लॉज में कि हिंदू मैरिज एक्ट जब कमेंसमेंट हुई थी इसकी, जब ये स्टार्ट हुआ था उस वक्त कोई भी मैरिज वैलिड थी उसको इनवैलिड नहीं करेगा। ठीक है, कोई प्रोसीडिंग अगर चल रही थी उसके ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा, कहीं स्पेशल मैरिज एक्ट में कोई शादी हुई थी उसको इफ़ेक्ट नहीं करेगा, कहीं डिसोल्यूशन से रिलेटेड कोई स्पेशल इनेक्टमेंट है या कस्टम है तो वो उसको भी इफ़ेक्ट नहीं करेगा। वो सब चीज़ें इनसे बाहर है, वो बच गई हैं एक तरह से, तभी इसका नाम सेविंग्स है 29 का। 30 जैसे मैंने आपको बताया ये रिपील हो गया था और अब इसका कोई अस्तित्व नहीं है, आपको यहाँ 29 तक ही यहाँ पर पढ़ना है, राइट। तो इस वे में हमारा हिंदू मैरिज एक्ट कंप्लीट हो जाता है। सारे के सारे वीडियोस आपके सामने हैं, आप इसको अच्छे से पढ़िए। कहीं पर कोई डाउट आता है तो आप डेफिनेटली हमें कांटेक्ट करें। ये हमारी कांटेक्ट डिटेल्स है, कोई भी फीडबैक कोई क्वेरी हो आप ज़रूर हमें कांटेक्ट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।